हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेज। देखिए, हम लोग अब एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं। यानी हमारा जो सिलेबस चल रहा था वो सिलेबस तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अब उसमें हम लोग एडवांस मैथ पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सीरीज में हम लोग अब सीखेंगे जो ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को देखेंगे। देखो, उसमें क्वेश्चन कुछ नॉर्मल भी हैं, कुछ हार्ड भी हैं और कुछ मीडियम क्लास के भी हैं। उन सारे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन को हम लोग लगातार कंटिन्यू देखते रहेंगे। और यह वीडियो प्रतिदिन हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कम से कम एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। हालांकि जो हम अभी क्वेश्चन लगवाने वाले हैं वो सारे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग लगवाए हुए हैं और उसको अच्छी तरह से सोल्व कराए हुए हैं। आप लोग देखे भी होंगे, लाइव क्लास में कराया गया है। तो हमारा सिर्फ उनसे हट के एक अलग से यही प्रयास रहेगा कि इसमें हम अनर्गल बातें न करें, एक भी % हम ज़्यादा समय देने का प्रयास न करें। जितना क्वेश्चन को समझाने में और जगह ज़्यादा समय लगा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत वगैरह आपके साथ कुछ कहने में, अलग अलग तरीका बताने में, जैसे भी ज़्यादा समय लगा है उस समय को कम करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कराने का, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भी हमारा अर्थमेटिक का पीछे ख़त्म हो गया है उस चीज़ को आप लोग पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, यह बात हमारी गारंटी होगी। पहली चीज़, क्योंकि उसी के आधार पर हम बताने वाले हैं। कोई भी वीडियो में मतलब पूरे वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और उस जो क्वेश्चन है उस पर आधारित आप वीडियो को ढूंढिए और वहां से सीखने का प्रयास कीजिए उसके कॉन्सेप्ट को, कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि हम इसमें कम से कम बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास रहेगा कि आपको उसकी मतलब को अच्छी तरह से समझा सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बताया जा रहा है कि विपरीत दिशाओं से आ रही 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां हैं, वह 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर देती हैं। दोनों गाड़ियां की जो संयोजित प्रति घंटा स्पीड है वह क्या है, यानी चाल क्या है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो पूछा जा रहा है कि उनकी गति क्या है, तो गति को समझने से पहले इस बात समझिएगा कि दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या बताया जा रहा है कि जो एक की लंबाई है वह क्या है, 152.3 है, और जो दूसरे की लंबाई है वह क्या बताया जा रहा है, 157.3 बताया जा रहा है। अब आपको यह भी बताया जा रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है कि 9.3 सेकेंड में लोग पार कर ले हैं, यानी टाइम आपको दिया है कितना, 9.3 सेकेंड में। अच्छा, ये बात बताइए, कभी आपको बताए थे कि जब दोनों एक दूसरे के विपरीत में चल रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का हेल्प करना चाहते हैं कि आप हमको जल्दी पार कर लो और हम आपको जल्दी पार कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि इन दोनों का जो चाल होगा वो जोड़ा जाएगा, यानी यदि इसका चाल यक्स हो, इसका चाल यदि वाई हो, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई होगा। अच्छा, जब ये लोग पार करेंगे तो पार करने का मतलब क्या होता है भाई, पार करने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है और दूसरा ट्रेन हमारे हाथ में है। इस मतलब पहली गाड़ी हो गई, ये दूसरी गाड़ी हो गई। इसको पार करने का मतलब है कि यह पार नहीं किया हुआ माना जाएगा, जब पूरी तरह से ऐसे करके निकल जाएंगे तब पार किया हुआ माना जाएगा। अर्थात यह अपनी भी लंबाई को पार करेगा और जो दूसरा ट्रेन है इसकी भी लंबाई को पार करेगा। बस यही बात हम कहना चाहते हैं कि जो दोनों का लंबाई होगा क्या होगा भाई, यहाँ से हम लोग नोट कर लेते हैं। तो 1.5 दूना के 300 और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना है, सॉरी ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ दोनों 5 है, 152.5 है और यहाँ भी क्या है, 157.5 है। इन दोनों को जोड़ा जाए तो 7.5 है, यहाँ से 10 हो जाएगा, यानी 310 हो जाएगा। टोटल कितना, 310 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये सब बातें मीटर में दिया गया है। तो यहाँ से चाल जो होगा क्या होगा भाई, स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम होता है। डिस्टेंस आपका बताया गया है, 310 मीटर की जो दूरी है उसको 9.3 सेकेंड में पार किया जा रहा है। अच्छा, एक बात समझिएगा, जो भी हमारा ऑप्शन दिया है सब क्या दिया है, किलोमीटर में दिया है, कि जो प्रति घंटा स्पीड है वह किलोमीटर के रूप में कैसे होगा, यानी किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में पूछा जा रहा है। अच्छा, यह क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में है, तो मीटर प्रति सेकेंड से आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि छोटा से बड़ा करना है। इसका मतलब कि बड़ा वाले को ऊपर रखना होगा, छोटा वाले को नीचे रखना होगा। यानी इसमें क्या करना होगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस दशमलव को हटा के आप चाहें तो 10 से ऊपर गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 31 तियाँ 93, यह तो बात समझ ही रहे होंगे। अब देखिए 3 छके 18, अब इसको देखिए 5 दूना के 10, यहाँ तक हो सकता है। यानी कितना कहेंगे हम, 6 दूना के 12 में 0 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 यानी कि 10 से गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। आप सोच रहे हो सर इतना लंबा कैसे बताए, तो इतना लंबा बताने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है, इससे भाग देना है और मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में
चेंज कर देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है पाइप टंकी का क्वेश्चन है। बोला है कि 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटे में भर सकते हैं। और कहा जा रहा है कि उन्हें यदि एक साथ खोला गया लेकिन भरने से 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाए तो टंकी को भरने में दोनों पाइप कुल कितने घंटे समय लेंगे, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। से देखिए पहले क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक ए टंकी है और एक क्या है, बी है। दो नल हैं ऐसा कहें तो, और एक कैसे कर रहे हैं काम, तो 22 घंटा में भर देना, एक ऐसे 33 घंटा में। हालांकि आप टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं हमारे वीडियो के तहत। इन दोनों का जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, आपको एलसीएम लेना है और इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 33 है 22 यानी 3 दूना के 6 66 हो जाएगा। 22 तियाँ 66 और 33 दूना के 66 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। यानी ए है वह 3 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से काम करेगा, जो बी है वह 2 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से काम करेगा। अच्छा क्या कहा जा रहा है भाई, कहा जा रहा है कि भरने के 3 घंटा पहले ए को बंद कर दिया जाता है। अच्छा विचार कीजिए कि जब 3 घंटा पहले बंद किया गया होगा, इसका मतलब बी उस समय अकेला कार्य कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, बी अकेला चल रहा होगा। तो बी कैसे चल रहा है, 2 के हिसाब से। अच्छा 2 के हिसाब से जब 3 घंटा चलेगा, इसका मतलब 6 यूनिट पानी भरेगा वो। यहाँ तक समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए 66 यूनिट टोटल आपका वर्क है, क्या है, TW है, यानी टोटल वर्क क्या है, 66 यूनिट पानी भरना है उसमें। इसमें कि 6 यूनिट लास्ट में भरा है, इसका मतलब 60 यूनिट ए और बी के द्वारा भरा जा चुका था, उसी समय ए को बंद कर दिया गया। इसका मतलब यह समझिए कि 60 यूनिट पानी को 3 और 2 दोनों मिलकर 5 यूनिट के हिसाब से भरे होंगे। यानी कहें तो 5 से करेंगे तो 5 से 12 बार में कट जाएगा। इसका मतलब कि 12 घंटा तक पहले लगातार चला होगा और यहाँ 3 घंटा चल रहा है, इसका मतलब 3 घंटा हम और जोड़ देंगे, कुल मिलाकर 15 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन अपना मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है अच्युत्य कोई लड़का है, 25,000 का निवेश कर चाय की दुकान खोलता है, यानी 25,000 रुपये जब निवेश करता है और चाय का दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% की फर्निशिंग और 20% की जो दुकान के लिए बाकी सामान वगैरह खरीदने के लिए, वह अन्य सामग्री खरीदने के लिए अपना खर्च करता है। उसके बाद क्या कर रहा है भाई, अपनी दुकान की बाकी सामान को खरीदने के लिए उसके पास कितने रुपए बचे। क्या कर रहा है वो, 30% और 20% 2 बार खर्च कर दिया। इसका मतलब 50% खर्च हो गया। समझिएगा 25,000 रुपया था उसके पास और एक बार 20% खर्च किया और उसके बाद क्या किया, एक बार 30% खर्च किया। इसका मतलब कि दोनों मिलकर 50% खर्च हो गया। अच्छा ये बताइए उसका पूरा पैसा तो 100% होगा ना, क्योंकि पूरा पैसा को हम लोग क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। 50% खर्च ही हो गया तो 50% केवल बचा। इसका 50% केवल हम निकाल देंगे और बस आसान से हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 1 और 2 2 काट देते हैं और 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 5 125 और 2 जीरो यहाँ है, हम लोग बैठा देंगे, यानी 12,500। ये तो बात हुआ ही। अब वैसे भी 50% जब बचा है, इसका मतलब इसका आधा बचा है, तो 25,000 का 12,500 हो जाएगा। यहाँ तक समझ, यानी 12,500। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, वह राइट आंसर है। तो लोग कहते हैं कि सर पूरा हार्ड क्वेश्चन देता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर उसके क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि उस पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, 144 रुपये में बेचने पर उसे सेलिंग किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस बताया जा रहा है कि 144 रुपये हो रहा है, तो उसे क्रय मूल्य के 1/7 पर हानि होती है। यानी कि सीपी के 1/7 पर उसे क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब क्या है भाई कि सीपी यदि 7 हो तो उसमें 1 की हानि होती है। क्या होती है, सीपी यदि 7 हो तो 1 की हानि होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एसपी होगा वो 6 होगा, तभी 7 रुपया सीपी जब रहा हो तो 6 रुपये में बेचने पर वह 1 रुपये की हानि हो। ये सब बात हम लोग भले ही पैसा में कह रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को कैसे मान के चलना होगा, ये सब यूनिट में, कि जैसे हम मान ले रहे हैं कि हमारा जो सीपी है वह 7 यूनिट है तो 1 की हानि हुई, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6 यूनिट रहा। तो इसका मतलब सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर सीपी क्या है, रियल में क्या है। ये तो हम लोग यूनिट के रूप में देख रहे हैं ना। इसका मतलब कि देखिए एसपी को 6 माना जाए और इसी एसपी का वैल्यू कितना बता रहा है, 144, यानी 6 यूनिट का वैल्यू 144 बता रहा है हमसे।
देखिए हर बातों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं हम। यह बात समझ गए कि आप हमारा जो पिछला क्लास होगा इस चैप्टर से रिलेटेड उस बात को आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू यदि निकाला जाए तो 6 दूना के 12, 6 चौके 24, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला भाई? 24 निकला। अच्छा, आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि 189 रुपये में यदि सेलिंग किया जाता है तब बताइए कि उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा, लाभ प्रतिशत होगा, वो क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। अच्छा चलिए, इतना जब कह रहा है तो इससे पहले हम लोग एक बात ध्यान देते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू इतना है और जो कि सीपी को हम 7 यूनिट माने इसलिए 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 24 गुणे 7 कर देंगे तो 7 चौक 28, दूना 14 2 16, यानी 168 रुपये होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो क्या है भाई? 168 रुपये है। आपसे कह रहा है कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ। चलिए पहले प्रॉफिट देख लीजिए कि 168 रुपये के सामान को 179 रुपये में बेचा गया है, तो प्रॉफिट पहले निकालिए। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तभी निकलेगा, यानी कितना में बेचे हैं उसमें से हम जो खरीदे हैं उसको हम घटा लेते हैं, तो यहाँ से बात बन जाएगा 189 अब माइनस कितना है? 168। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1, यहाँ से 2, यानी 21 रुपये का हमें क्या हुआ? यहाँ से बेनिफिट हुआ। यहाँ तक हमें यह दिख रहा है। अच्छा एक बात बताइए, यह तो प्रॉफिट निकला, लेकिन प्रॉफिट को परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हैं, या इस बात को तो जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर होता है, यानी जितना में हम खरीद के लाए हैं उसी पर लाभ या हानि लेंगे हम। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा 21 का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हम कह रहे हैं कि 21 का प्रॉफिट हुआ है कितना पर? तो भाई हमें 168 पे प्रॉफिट हुआ है, तो 168 से हम भाग देंगे और उसके बाद क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 100 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए। और इसको देखिए थोड़ा सा यदि काटा जाए तो 8 से काटेंगे तो 8 दूना के 16, 8 के 8, यानी 21 से 8 बार में कट जाएगा। 21 8 है, 8 के 8, 8 दूना के 16, और 8 से इसको यदि काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 12.5%। यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन आपका कौन सा मिला है? आपका जो ऑप्शन है वो बी नंबर जो ऑप्शन है वही आपका राइट हो जाएगा, 12.5%। बहुत ही सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। जो भी कुछ कहा गया है सब कुछ बेसिक के हिसाब से आप चलिएगा तो थोड़ा आसान भी होगा और उस चीज़ को जल्दी सोल्व भी कर पाइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न जो है वह टाइम एंड वर्क से बताया जा रहा है। कहा रहा है यहाँ कि रोहित और रोहन है, यानी रोहन और जो रोहित है एक साथ किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि रोहन उसी काम को 15 दिन में अकेला मतलब समाप्त कर सकता है। तो कह रहा है कि रोहित उस काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। यह बहुत ही सरल है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके ग्रुप डी में। जैसे देखिए यहाँ कह रहा है कि रोहित है और एक रोहन है, तो रोहित को हम लोग ऐसे लिख देते हैं और रोहन को ROH लिख देते हैं। चाहे R1 R2 लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग रोहित मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं रोहन, रोहन को R2 ऐसा। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक रोहन है एक रोहित है, तो रोहन और रोहित जो जब दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं तो इसका मतलब R1 और R2 दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम को पूरा कर दे रहे हैं। और दूसरा बात कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि जबकि रोहन जो अकेला कार्य करता है R2, तब क्या हो रहा है भाई? केवल 15 दिन में वह अकेला कार्य कर पा रहा है, 15 दिन में। यहाँ से दोनों का लीजिए एलसीएम, ध्यान दीजिएगा यह R2 रहेगा, तो 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और 10 तिहाई 30 हो जाएगा, अब 15 दूना के 30। इसका मतलब कि दोनों लोग जब साथ मिलकर कर रहे हैं तो 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम कर रहे हैं। यदि रोहन काम कर रहा है केवल तो 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा। अच्छा एक बात बताइए, जब 2 लोग मिल के 3 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, हालांकि ये बात आप लोग बेसिक में जानते होंगे कि यह क्या होता है? दिन होता है। यहाँ जो होता है यह टोटल वर्क होता है, यानी TW पूरा काम, और यह जो होता है एक दिन में किया गया कार्य, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट प्रति डे वाला कार्य होता है, यानी एक दिन में किया गया कितना यूनिट कार्य है, इस चीज़ के यहाँ विषय में बताया जाता है। यानी कि दोनों लोग मिल के 3 यूनिट काम किए हैं, यह अकेला 2 यूनिट काम किया है। इसका मतलब कि जो R1 होगा वह केवल 1 यूनिट काम किया होगा। जैसे हम ही कह रहे हैं R1 प्लस R2 का जो वैल्यू है वह 3 है, ऐसा कहा जा रहा है। तो R2 को बताया जा रहा है 2, तो इसका मतलब R1 क्या होगा? 1 रहेगा, तभी ये दोनों मिलकर तो 3 यूनिट काम कर पाएंगे एक दिन में। बस इसी चीज़ को हम कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो R1 होगा वह क्या करेगा? 1 यूनिट R1 यानी रोहित, ध्यान दीजिएगा रोहित और रोहन दोनों का है ये वैल्यू, इस बात को ध्यान दीजिएगा। R1 हम इसको माने हैं, R2 इसको माने हैं। चलिए अच्छा एक बात समझिएगा कि 1 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगा तो टोटल 30 यूनिट काम है, और 1 दिन के हिसाब से काम करेगा तो कितना दिन लगेगा भाई? तो उसका जो दिन लगेगा वो पता चल जाएगा, यहाँ से 30 दिन का समय लगेगा। यहाँ तक समझ रहे हैं? यह ऑप्शन अपना मिला लीजिए, ऑप्शन कौन सा होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर जो C है वही आपका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 2/3 और उसके बाद 2/3 8/9
उसके बाद बताया जा रहा है 10/27 और 32/81, 10/27 और 32/81। अभी एलसीएम एचसीएफ वाला जो चैप्टर है उसको हम पढ़ा दिए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। चलिए एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, जब भिन्न के रूप में एचसीएफ हमने पूछे तो हम ऊपर में एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। अच्छा एचसीएफ इसका क्या होगा भाई, तो इसका एचसीएफ यानी क्या, सबसे बड़ा ऐसा कौन सा मान होगा जो कि इन सभी को काट सकता है, इसका मतलब यही है। तो इसमें से 2 हमारा एचसीएफ निकल जाएगा ऊपर से, यहाँ तक ठीक है। अच्छा कैसे हम इस चीज़ को जल्दी कर पाए भाई, तो सबका गुणनखंड करेंगे और कॉमन गुणनखंड को लेंगे। तो देख रहे हैं कि 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि इससे बड़ा हो और सब में हो। तो 2 क्योंकि सबसे छोटा हमें मिल गया इसलिए एचसीएफ हम लिख लेंगे। हमें एलसीएम नीचे वाला का लेना है, तो एलसीएम क्या करेंगे भाई, इसमें नीचे वाला का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो इन सभी में से एलसीएम किसका होगा भाई, तो जिसमें हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का जहाँ सबसे मैक्सिमम पावर मिलता है तो उसी को हम लोग एलसीएम मानते हैं। तो इसमें 3 का पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ से मिल रहा है, तो इसका मतलब हम 81 ही ले लेंगे, यानी 2/81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह भी बहुत छोटा प्रश्न पूछा गया है। यह जो आपका कराया जा रहा है 2018 का शिफ्ट 1 का जो पेपर है और 17 तारीख का है, या 17 तारीख 9वां महीना और 2018 का जो पेपर है उसी को हम लोग कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक संख्या है, संख्या क्या है भाई, यक्स 4461। कह रहा है कि यदि यह 11 से विभाज्य है तो आप बताइए कि यक्स का वैल्यू क्या होगा। यानी यह बात कंफर्म कर दिया है कि ऊपर में जो भी संख्या है वह 11 से पूरी तरह से विभाज्य है। यहाँ यक्स का कोई वैल्यू बता दीजिए। तो हम आपको 11 के विभाज्यता का नियम क्या पढ़ाए थे कि सम स्थान पे अंकों का जो योग होगा और विषम स्थान के अंकों का योग होगा, उन दोनों का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए, यानी कि 11 का मल्टीपल होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है। अब देखिए इसको यदि हम लोग करें तो देखिए यहाँ से क्या है, विषम स्थान को हम लोग देख रहे हैं, इसे एक पहला स्थान या तीसरा स्थान हो गया, यह हमारा यक्स हो जाएगा। उसके बाद सम स्थान क्या है भाई, 1, 4 और 6 है, तो ये तीनों को जोड़ा जाए तो पहले क्या हो जाएगा, यक्स + 4 + 1 होगा। ऐसा समझ रहे हैं। हालांकि हम इस चीज़ को थोड़ा सा एकदम डीपली लिख के दिखा रहे हैं, और 6 और 4 डायरेक्ट करें तो 10 हो जाएगा। बताइए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स + 5, यानी यक्स + 5 और 10 का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमें यक्स का वैल्यू क्या रखना होगा, 5 रखना होगा। या दूसरा बात यह भी है कि इन दोनों का जो अंतर हो वह 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल मतलब कि यहाँ थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब 10 को घटाने पर क्या बचना चाहिए, 11 बचना चाहिए या 22 बचना चाहिए। 10 को घटाने पर 11 बचना चाहिए। इसका मतलब कि इस संख्या को 21 होना पड़ेगा, तभी जाके 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अच्छा ये बताइए यक्स का वैल्यू क्या रखा जाए कि यह 21 बन जाए भाई, तो 5 यहाँ है तो यहाँ से 16 रखना पड़ेगा। 16 + 5 करिएगा तब जाके 21 बनेगा। और जो यक्स है वह एक अंक की संख्या है, सॉरी एक अंक की कोई यहाँ डिजिट आने वाला है, यक्स के स्थान पर क्या है, एक अंक कुछ आने वाला है। क्या हम 16 रख सकते हैं, तो आप बोलेगा सर नहीं। इसका मतलब जो हमारा 5 होगा वही राइट आंसर होगा, क्योंकि 5 और 5 दोनों मिलकर 10 हो जाएगा और यह भी 10 है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इस चीज़ को आप नहीं जानते हैं विभाज्यता का नियम कैसे ज्ञात किया जाता है, विभाज्यता के नियम पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे हम लोग सोल्व करते हैं, तो उसका वीडियो जो है नंबर सिस्टम के प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कि विभाज्यता का नियम पर आधारित प्रश्न, बस उससे रिलेटेड आप लोग एकदम 100% एकदम श्योरली कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है वह पाई चार्ट से लिया गया है। कह रहा है कि दिया गया जो पाई चार्ट है भारत में मोबाइल फ़ोन विनिर्माण कंपनी के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। फिर बताया जा रहा है कि निर्मित मोबाइल फ़ोन की जो कुल संख्या है वह 12,40,000 है, ऐसा बताया जा रहा है। और जो हमें नीचे दिया गया है वह क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, पहले डायग्राम को देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी LMN द्वारा कुल मोबाइल फ़ोन कितना निर्मित किया जा रहा है, इसके विषय में पूछ रहा है। अच्छा निर्मित किए गए कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा 12,40,000 बता रहा है, 12,40,000 ऐसा ही बताया जा रहा है। कह रहा है कि LMN अब डायग्राम में देखिए कि जो डायग्राम बना हुआ है उसमें LMN का कितना परसेंटेज है भाई, जो ये आपका ऐसा डायग्राम बना हुआ है इसमें LMN कितना है, तो यहाँ देखिए 30% दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो मोबाइल निर्माण किया जा रहा है वो कितना है भाई, 30% निर्माण किया जा रहा है इस प्रकार का, इस नाम से, समझ पा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इसका 30% हम केवल निकाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12 और 3 दूना के 6, 6 1 7 और 3 के 3। यहाँ तक क्लियर है। अब 2 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, कुल मिलाकर 3 0, यानी कि 37,2000 है। कौन सा ऑप्शन भाई,
तो 37,2000 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पाई चार्ट का भी प्रश्न आता है तो कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं और सारे क्वेश्चन आसान भी होते हैं, इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 1,60,000 ऐसा कह रहा है, 1,60,000 की जो धनराशि है 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि गणना जो है अर्धवार्षिक किया जाए। हालांकि देखिए इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि मूलधन हमारा 1,60,000 है, ऐसा कह रहा है 1,60,000, यहाँ तक ठीक है, 4 जीरो है, हाँ क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है कि टाइम है वह 2 साल है, टाइम क्या है 2 साल, और जो रेट है वह क्या है, रेट आपका 10% बताया जा रहा है। अब रेट 10% बताया जा रहा है, कह रहा है कि जो भी गणना किया जाएगा अर्धवार्षिक किया जाएगा। अच्छा अर्धवार्षिक मतलब 2 साल में कितने अर्धवार्षिक पाए जाएंगे भाई, तो 4 पाए जाएंगे, क्योंकि 1 साल में 2 अर्धवार्षिक पाए जाएंगे ना, तो इस प्रकार से 4 पाए जाएंगे। जो रेट है वह 10% वार्षिक है, इसका मतलब अर्धवार्षिक के रूप में देखा जाए तो यह कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। बस इसी बात को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब कुल मिलाकर यह भी बात हम कह सकते हैं कि 1,60,000 का 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से उसका चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा सकता है। तो इस चीज़ को कैसे आप सोल्व कीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा कि 5% को आप फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/20। कैसे किया जाता है आप जानते होंगे कि जो फ्रैक्शन में बदलने के लिए 5 बटा क्या करेंगे हम 100 कर देंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 1/20 होगा। यह बात तो आप जानते होंगे फ्रैक्शन में चेंज करना। उसके बाद देखिए 1/20 है, इसका मतलब क्या है कि 20 रुपये हमारा मूलधन है, तो उसमें 1 का मतलब इंटरेस्ट लग रहा है, इसका मतलब यह हुआ। तो 20 से 21 हम करेंगे, यह बात आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में हम बता चुके हैं इस नियम को। तो 20 से 21 करना है, फिर से 20 से 21 करना है, फिर से 20 से 21 करना है, फिर से 20 से 21 करना है, ऐसा 4 बार करना है। कारण क्योंकि यह 4 बार के लिए होगा, 5% 4 बार के लिए लगेगा। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई किया जाए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हालांकि मूलधन आपका वही दिया ही है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर दोनों का डबल मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुल मिलाकर कहना है चारों का मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा भाई ध्यान दीजिएगा, 2 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 441 होगा, फिर से यहाँ से 441 होगा। आप अपने बेसिक तरीका से कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो चारों को मल्टीप्लाई यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्या होगा 1 4 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17। फिर देखिए यहाँ 1764 हो गया, इसका मतलब 1764 यहाँ भी पाया जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए, 1 8 6 4 4 8 8 6 14, और यहाँ से 1 होगा 6 यानी 7 7 14 के 4 कैरी हो जाएगा 1, 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ क्या आएगा भाई 19 44 81, इतना आपका आएगा। यानी कि कहने का अर्थ है कि जो धन इतना था अब कितना हो गया, इतना हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बढ़ा है भाई, इस चीज़ को देख लीजिए। तो 1,60,000 है, तो इसका मतलब कितना बढ़ा भाई, तो 16 3 19, यहाँ देखिए 1,94,000 है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब कि 16 3 19 यानी 30,000 बढ़ा है। यहाँ देखिए 16 है, यहाँ 1900 है, तो इसका मतलब 3 बढ़ा है, 3 बढ़ा है, और 4 4 4 8 1 यह भी बढ़ा है। आप इन दोनों का माइनस कीजिएगा तो यह बात आप समझ पाइएगा, और यही क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका होगा इस मूलधन के लिए इतना % रेट से 4 टाइम के लिए, यानी 4 टाइम के लिए। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो लोग भी हमारे पूरा मतलब क्लास को अटेंड किए होंगे, पूरा क्लास को देखे होंगे, उनको ये सब बातें अच्छी तरह समझ में भी आ रही होगी, और हमें आशा है कि हमको बनाने से पहले वो लोग सोल्व भी कर ले रहे होंगे। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जो लोग नहीं देखे हैं वह प्लेलिस्ट में जाइए। टोटल चैप्टर को टाइप वाइज करके पढ़ाया गया है, और बहुत ही कम समय में 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक को ख़त्म भी किया गया है, और उसको एंजॉय के साथ आपको बताने का प्रयास किए हैं। तो इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहाँ जाकर सीखिए, और उसके बाद इस चीज़ को कवर कीजिएगा, तो आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ABC एक टैंक के 3 वाल्व हैं। वाल्व मतलब कि समझ रहे हैं, उसका कह सकते हैं टोटी है ऐसा। A और B मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं, B और C मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं, और A और C मिलकर उसको 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो A अकेला भरने के लिए कुल कितना समय लगे, मतलब A को अकेला भरने में कुल कितना समय लगेगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है कि A B, हालांकि आपको थोड़ा सा बता दें, हालांकि उसमें बताना क्या है, 3 टाइप का टंकी है, नल है, और नल क्या कर रहा है, टंकी को भर रहा है। A और B जब मिल के भर रहा है तो कितना लग रहा है भाई, कह रहा है कि A B को जब मिल के भरना है तो 6 घंटे का समय लग रहा है। B और C जब मिल के भर रहे हैं तो 10 घंटे का समय लग रहा है।
और उसके बाद सी और ए जब मिल के भर रहे हैं तो 7 सही 1/2 घंटे का समय लग रहा है। 7 सही 1/2 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब यह 7.5 घंटे का समय लग रहा है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, तो आप इन तीनों का लीजिएगा एलसीएम। जब इन तीनों का लीजिएगा एलसीएम तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जी तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का हम एलसीएम कैसे ले पाएंगे, थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम समझ पा रहे हैं इस दिक्कत को, लेकिन हम आपको पहले इस तरह से बता देते हैं और उस दिक्कत को ख़त्म करने का तरीका भी बताएंगे। इन दोनों को यदि हम तीनों को भाग देंगे, यानी कि 6 से भाग देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 7.5 चौके कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये बताइए कि ए 2 ए है, बी 2 है, सी 2 है, यानी कहें कि सब लोग जितना है वो कितना कितना है? 2 लोग हैं। इसका मतलब 2a + b + c ऐसा कर सकते हैं। क्यों भाई? तो 2a + 2b + 2c यदि होता तो 2 यहाँ से कॉमन करते तो 2 इंटू a + b + c हो जाता। यह देखिए, यह क्या है? आपका टोटल वर्क है, TW यानी टोटल वर्क। यह क्या है? घंटा में किया गया काम है, यानी कि ए लोग 6 घंटा में काम को पूरा कर ले रहे हैं, ए लोग 10 घंटा में, ए लोग 7.5 घंटा में। यह क्या है? 1 घंटा में किया गया कार्य है, यानी 1 घंटा में 5 यूनिट कार्य करते हैं। इन तीनों को जोड़ा जाए तो कितना जाएगा? 5 4 9 9 3 12 हो जाएगा, यानी 5 3 8 4 12 यूनिट 1 घंटा में काम होगा इसके द्वारा, इन दोनों लोगों के द्वारा, यानी सॉरी इन तीनों लोगों के दोबारा काम करने पर। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि a + b + c होंगे, ये लोग यदि काम करें तो 2 6 के 12 केवल 6 यूनिट कार्य कर पाएंगे। यह बात आप समझ पाए? अच्छा, एक बात यह बता दीजिए कि तीनों लोग मिल के 6 यूनिट प्रति घंटा काम कर रहे हैं और बी और सी है, यह क्या कर रहे हैं भाई? यह यूनिट प्रति घंटा वर्क है। ध्यान दीजिएगा कि बी और सी मिल के कितना कर रहे हैं? 3। जब बी और सी 3 कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ हम 3 रख सकते हैं। जब इस 3 को रखेंगे उस साइड में माइनस करेंगे तो ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? कहेगा कि 6 - 3 होगा, इसका मतलब 3 होगा। यानी कि जो ए है वह 3 यूनिट प्रति घंटा काम करेगा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? टोटल काम 30 है, ए से करवाना है, कह रहा है कि ए अकेला करेगा तो कितना समय लगेगा। अब देखिए, जब ए करेगा तो भाई तो 30 काम को 3 यूनिट के हिसाब से करेगा, इसका मतलब उसे कितना लगेगा? 10 घंटे का समय लगेगा। और आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए थोड़ा सा कि जैसे कि यहाँ हम देख पाए हैं यहाँ कि जो 7.5 घंटा है, इसमें 2 बात बताने वाले हैं। पहला चीज़ समझिए, यहाँ 7.5 घंटा है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा क्लियर कैसे कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, यदि इसको करना है तो 7.5 घंटा को आप 2 गुना करके 15 घंटा बदल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब 2 से गुना कीजिएगा, यानी हर वाले पार्ट से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सब में गुना कीजिए तो 12 हो जाएगा या 20 हो जाएगा, और उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 5 60, 20 तिहाई 60 और 15 चौके 60। यहाँ एक बात देखिएगा कि इनकी जो क्षमता है, यानी 1 घंटा में कितना यूनिट कार्य करेंगे, वह क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, जो यहाँ आया है वही यहाँ भी आया है, यहाँ तक क्लियर, लेकिन काम में जरूर परिवर्तन हो गया है। तो जितना से मल्टीप्लाई करके इसको सीधा किए हैं, यानी कि सरल रूप में किए हैं, उतना ही से इसको डिवाइड करके उसके मेन वर्क में चले जाइएगा। यानी कि मेन वर्क क्या है हमारा? 30 है, उस 30 मेन वर्क में चले जाइएगा। जितना से मल्टीप्लाई करना है उतना ही से डिवाइड करके काम अपना आगे बढ़ा सकते हैं। आशा कर रहे हैं इस बात को समझे होंगे। हम अपने बेसिक क्लास में इस बात को जिक्र के रूप में किए भी हैं। अच्छा, एक बात और दूसरा बात हम आपको बता दें, जिसका भी पूछता है, यानी ए का पूछ रहा है तो यहाँ से उसकी बातों को इग्नोर करके दूसरे लोगों का देखेंगे कि क्षमता कहाँ दिया है। जैसे ए और बी है, हमको ए का पूछ रहा है तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे। यानी ए का जब पूछ रहा है तो बी सी का लेंगे और उसी को रख के इसमें हम घटाएंगे। यह बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कंटिन्यू ऐसा वीडियो आपको मिलेगा और लगातार आप उसे देखकर अपने कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते रहिए। आज के लिए बस हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।